नमस्कार साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, राजस्थान में पाए जाने वाले वनों के प्रकार हम पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा जो है राजस्थान की वनस्पति में पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 हम करवा चुके हैं। आप देख सकते हो हमारी जो है वीडियोज आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो पार्ट 1 मैंने डाल दिया है, आज पार्ट 2 है जो कि लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। नए आंकड़े इसमें मैंने समावेश किए हैं। नए आंकड़े सहित आपको ये टॉपिक मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाभदायक वन उपज। तो ये जो हैं कुछ वन से प्राप्त होने वाली कुछ जो है उत्पाद हैं जिनसे हमको जो है बहुत ही आर्थिक मदद मिलती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कत्था की। तो ये कत्था जो है खैर के वृक्ष के तने से प्राप्त किया जाता है। तने में भी जाइलम वाले पार्ट से प्राप्त किया जाता है। तो तने के जाइलम वाले हिस्से से, जाइलम फ्लोएम ये जो है प्लांट में होते हैं, तो जाइलम वाले हिस्से से जो है ये प्राप्त किया जाता है कत्था। राजस्थान में सर्वाधिक कत्था का उत्पादन जो है उदयपुर जिले में होता है। तो उदयपुर में कत्था का सर्वाधिक उत्पादन होता है। खैर के वृक्ष के तने से प्राप्त होता है। खैर के वृक्ष जो हैं उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में और प्रतापगढ़ में, इन 3 जिलों में ये पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं उदयपुर में, फिर चित्तौड़गढ़ में भी पाए जाते हैं और प्रतापगढ़ में भी एक कत्था जो है उत्पादित होता है। सेकंड में बात करता हूँ यहाँ पर ढाक के वनों की। ढाक के कई नाम हैं। इसको पलास के नाम से जानते हैं, जंगल की आग कह देते हैं, अग्निशिखा के नाम से जानते हैं और फागुन महीने की पाहुन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसको आप देखोगे जब ढाक को, तो दूर से इसके फूल ऐसे लगते हैं जैसे फागुन के महीने में इसमें जो है फूल लगते हैं, तो ऐसे लगते हैं पाहुन की तरह। पाहुन का मतलब आग की तरह, तो फागुन की पाहुन भी इसको हम कह देते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। वैज्ञानिक नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में वैज्ञानिक नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो ढाक के वैज्ञानिक नाम की बात करूं तो इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसके फूलों से जो है केसरिया रंग प्राप्त किया जाता है। केसरिया रंग तैयार करते हैं हम इसके फूलों से, ना कि फल। यहाँ पर ध्यान रखना है, फल नहीं है, फूल है। फूल की बात की जा रही है, फ्लावर की। तो इसके फूलों से जो है केसरिया रंग तैयार किया जाता है। और राजस्थान में बात करूं मैं ढाक के वनों की, तो ये सबसे ज़्यादा हाड़ौती क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। तो ढाक के वन सबसे ज़्यादा हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन क्षेत्रों में ढाक के वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं बांस की। तो बांस की हम बात करें तो बांस को आदिवासियों का सोना कहते हैं तथा हरा सोने के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि बांस का जो पौधा होता है, तो आप इसको देखोगे तो ये बांस जो है हरा होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो उस कंडीशन में आप देखोगे तो आपको जो है ये हरा सोने की तरह लगेगा, तो इसको हम हरा सोना बोलते हैं। आदिवासियों का सोना इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बांसवाड़ा ज़िले में आदिवासी क्षेत्र में ज़्यादा जो वहाँ पर उत्पादित होता है, तो इस वजह से इसको हम क्या कह देते हैं, आदिवासियों का सोने के नाम से भी जानते हैं। यह विश्व की सबसे ऊंची घास है। इसे घास की श्रेणी में मानते हैं हम, इसको हम वृक्ष नहीं मानते हैं। ध्यान रखना, ये क्या है, घास, सबसे ऊंची घास है। सूखे जंगलों में बांस के कारण आग लगने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि बांसों के टकराने के कारण, घर्षण की वजह से उसमें आग लगने की संभावना रहती है। तो सूखे जंगलों में जब बांस सूख जाता है तो बांस जो है टकराते हैं इधर उधर, हवा की वजह से जब घूमते हैं, झूमते हैं इधर उधर, तो उससे क्या होता है, इनमें टकराव हो सकता है। टकराव के कारण घर्षण की प्रोसेस से जो है इसमें आग लग सकती है। तो कहते हैं कि सूखे जंगलों में बांस के कारण आग लगने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा जो बांस का उत्पादन होता है वो बांसवाड़ा ज़िले में होता है। ये कई बार पूछा जा चुका है कि बांस का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। बांस का उत्पादन बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा होता है। अब मैं बात करूंगा अरडू की। तो अरडू की लकड़ी से जो है कठपुतलियाँ बनाई जाती हैं, ये ध्यान रखना है। तो कठपुतलियाँ जो हैं वो किससे बनाई जाती है, अरडू की लकड़ी से। तो अरडू की लकड़ी से जो है कठपुतलियाँ बनाई जाती हैं और इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है उदयपुर ज़िले में होता है। तो अरडू का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में अरडू का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ये ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे महुआ के वृक्ष की। तो महुआ को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कह देते हैं। आदिवासी लोग इसके फूलों से क्या बनाते हैं, शराब बनाते हैं। तो इसके फ्लावरों को लेते हैं, फूलों को लेते हैं और फूलों से जो है शराब बना लेते हैं।
इसके फूलों की मैं बात करूं तो इसके फूल जो हैं अप्रैल और मई के महीने में लगते हैं। तो आपका जो है अप्रैल महीना भी आने वाला है, कल से आपका अप्रैल महीना आ गया। तो अप्रैल और मई की बात करूं मैं तो जो है कल 1 तारीख है, तो 1 तारीख से ही 1 अप्रैल से ही अप्रैल और मई के महीने में जो है इसमें फूल लगने जो है स्टार्ट होने वाले हैं। और इसके बीजों से जो है तेल प्राप्त किया जाता है। तो महुआ के बीजों से तो तेल प्राप्त करते हैं और फूलों से जो है शराब बनाई जाती है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, इन जिलों में सबसे ज़्यादा महुआ का उत्पादन होता है। महुआ का वृक्ष सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों में। सीता माता अभयारण्य में पाई जाने वाली उड़न गिलहरी जो है इसी वृक्ष पर पाई जाती है। तो उड़न गिलहरी सीता माता अभयारण्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो सीता माता अभयारण्य जो है उसमें उड़न गिलहरी जो है पाई जाती है। तो ये महुआ का वृक्ष आपको याद रखना है। इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं। आदिवासी लोग इसके फूलों से शराब बनाते हैं। अप्रैल मई के महीने में इसमें फूल आते हैं और इसके बीजों से जो है तेल प्राप्त किया जाता है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, यह ध्यान रखना है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, इन क्षेत्रों में ही सीता माता अभयारण्य का विस्तार है। इन 3 जिलों में जो है सीता माता अभयारण्य का विस्तार है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ में है। तो जो है यहाँ पर जो है महुआ के वृक्ष पाए जाते हैं इस सीता माता अभयारण्य में, जिस पर उड़न गिलहरी पाई जाती है। आगे हम यहाँ पर देखेंगे आंवल या झाबुई। आंवल या झाबुई जो है इसकी छाल की मैं बात करूँ तो इसकी छाल से चमड़े की सफाई का काम किया जाता है। तो मृत पशु जो होते हैं उनसे चमड़े की खाल को निकाल लेने के पश्चात उनकी सफाई की जाती है और उसकी सफाई के लिए जो है आंवल या झाबुई जो है उस प्लांट की जो है छाल काम में ली जाती है। तो आंवल या झाबुई प्लांट की जो है छाल काम में लेते हैं और इसकी छाल से चमड़े की सफाई की जाती है। सबसे ज़्यादा उत्पादन आंवल या झाबुई का जोधपुर और पाली जिलों में होता है। तो जोधपुर और पाली में जो है आंवल या झाबुई का उत्पादन होता है। सोनामुखी पत्ती या फिर सनाई की मैं बात करूं तो सोनामुखी पत्ती या सनाई का प्रयोग जो है आयुर्वेद की औषधि बनाने में किया जाता है और इसका उत्पादन जोधपुर और पाली जिलों में होता है। तो सोनामुखी पत्ती या फिर सनाई का प्रयोग आयुर्वेद की औषधियाँ बनाने में किया जाता है, जिसका उत्पादन जोधपुर और पाली जिले में होता है। तेंदू का पत्ता या टीमरू की मैं बात करूं तो तेंदू का पत्ता या टीमरू जो है इसके पत्तों का प्रयोग बीड़ी बनाने में हम करते हैं। इसे बागड़ का चीकू के नाम से भी हम जानते हैं। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करूं तो इसको बागड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो इसे बागड़ का चीकू भी हम कह देते हैं तेंदू के पत्ते को, या फिर टीमरू के नाम से भी इसे हम जानते हैं। 1974 में तेंदू के पत्ते का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तेंदू का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो बारां, झालावाड़, कोटा और बागड़ क्षेत्र मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो यहाँ पर जो है तेंदू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो कोटा, बारां, झालावाड़ जो है ये वाले जो है ये हाड़ौती क्षेत्र में आ गए और इधर वाले बागड़ क्षेत्र की मैं बात करूँ तो हाड़ौती और बागड़ दोनों क्षेत्रों में तेंदू का पत्ता या फिर टीमरू जिससे हम बीड़ी बनाते हैं। बीड़ी का जो है आपने देखा होगा बूढ़े बड़े बीड़ी पीते हैं तो वही बीड़ी है ये। तो बीड़ी बनाने में तेंदू के पत्ते या टीमरू का प्रयोग किया जाता है। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ गोंद की। तो चौहटन बाड़मेर की मैं बात करूँ, चौहटन तहसील जो है बाड़मेर जिले में पड़ती है ये। यहाँ पर गोंद जो है सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है और सर्वश्रेष्ठ प्रकार की ये गोंद मानी जाती है। तो गोंद के लिए जो है चौहटन तहसील फेमस है, ये ध्यान रखना है आपको। चौहटन तहसील कहाँ है? बाड़मेर की है, जहाँ पर गोंद का उत्पादन सर्वाधिक होता है। लाख की मैं बात करूँ तो लाख प्राप्त करने के लिए लैसीफर लाखा नामक कीड़े को जो है बेर और ढाक के वृक्ष पर पाला जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक लाख का उत्पादन जो होता है वो जयपुर जिले में होता है। और पूरे विश्व में मैं बात करूँ तो भारत का जो है पहला स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए लाख की मैं बात करूँ तो लाख का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा राजस्थान में मैं बात करूँ तो जयपुर जिले में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और पूरे विश्व में जो है लाख का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में होता है। तो भारत में ये आपको ध्यान रखना है। लाख की मैं बात करूँ तो पहले क्या था, लाख का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में होता था, लेकिन चीन अपनी उस विद्या को किसी और देशों को नहीं बताना चाहता था। लेकिन भारत से कुछ लोग गए वहाँ पर, चुपके से उसको सीख कर आ गए। उसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाने लगा। पहले चीन का स्थान था, लेकिन अब वर्तमान में जो है भारत लाख के उत्पादन में सबसे आगे है। अब जो है भारत क्या करता है, किसी चीज़ की अपना देश में जो है किसी चीज़ को नकल करने की क्षमता अपने देश की ज़्यादा है। कोई चीज़ को देख करके उसकी कॉपी बनाने में अपना देश जो है आगे है। तो अपने देश ने जो है लाख का जो है वहाँ से प्रोसेस को सीखा और यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन किया। तो भारत में जो है लाख का उत्पादन सबसे ज़्यादा हो गया।
तो इस प्रकार इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। सिनकोना की मैं बात करूं तो सिनकोना का उत्पादन जो है बाड़मेर में सबसे ज़्यादा होता है। सिनकोना वृक्ष जो है सबसे ज़्यादा बाड़मेर में पाया जाता है। और मलेरिया रोग के उपचार के लिए कुनैन की जो गोलियां बनाई जाती हैं वो सिनकोना वृक्ष से ही बनाई जाती हैं। तो सिनकोना वृक्ष को आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ है, बाड़मेर में। और मलेरिया रोग के लिए ये उपचार में कुनैन की गोलियां जो बनाई जाती हैं इसी से बनाई जाती है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर आता है पान के पत्ते, जो कि करौली ज़िले में हैं, इनका उत्पादन होता है। पान का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करौली में होता है। और पान की जो खेती की जाती है उसको जो है बजेड़ा के नाम से जानते हैं। तो राजस्थान में पान की खेती को क्या कहा जाता है, बजेड़ा। ये एक बार राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि पान की खेती, शायद ये 2013 वाली भर्ती में राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि राजस्थान में पान की खेती को क्या कहते हैं, बजेड़ा कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, पान का सबसे ज़्यादा उत्पादन करौली में होता है। ये वही पान है जिसको आप लोग खाते हैं और कोई नहीं है। तो पान के जो पत्ते हैं, ये पान के करौली डिस्ट्रिक्ट से जो है सबसे ज़्यादा राजस्थान में जो है पहुंचाए जाते हैं। तो करौली डिस्ट्रिक्ट से ही पूरे राजस्थान में पान के पत्तों का जो है सबसे ज़्यादा जो है सप्लाई की जाती है। आगे आप देखोगे राजस्थान में पाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण घासें। तो उस घासों की मैं बात करूंगा जो आपके एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाएंगी। और आप देख सकते हो लास्ट ईयर के एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम हो, आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम को दे लेना, तो आपके लिए जो है ये रामबाण साबित होंगी। राजस्थान जीके का पूरा कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। मात्र 500 रुपये में आपको राजस्थान जीके का पूरा कोर्स मिल जाएगा। और जो है साइंस का भी आपको 500 रुपये में मिल जाएगा, जो कि आपके लिए रामबाण साबित होगा। पूरी पीडीएफ आपको जो है प्रिंट रूप में आप निकलवा सकते हो, पूरी पीडीएफ आपको दी जाएगी। तो ये आपके लिए जो है नए आंकड़े जोड़ने के पश्चात ये नई पीडीएफ है ताज़ा, जिसमें से आपको बिल्कुल कोई चीज़ अपडेट नहीं करनी है, मैंने पूरी अपडेट करके आपको दी है। आगे यहाँ पर हम देखते हैं खसघास। खसघास जो है एक खुशबूदार घास है जिसका प्रयोग जो है इत्र, इत्र का मतलब सेंट बनाने में, इत्र को हम बोलते हैं सेंट। इत्र हो गया। कूलर की टाटी जो होती है, कूलर में जो जालियाँ होती हैं उसमें जो घास लगी होती है उसे बोलते हैं कूलर की टाटी। तो कूलर की टाटी बनाने में जो है, मम्मी नहीं है यहाँ पर, ध्यान रखना, बनाने में, तो बनाने में किया जाता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर में होता है। तो खसघास की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कहाँ कहाँ होती है। TBS, टी का मतलब टोंक, बी का मतलब भरतपुर, एस का मतलब सवाई माधोपुर। तो खसघास का सबसे ज़्यादा उत्पादन TBS में होता है। TBS का मतलब यहाँ पर टोंक, भरतपुर, सवाई माधोपुर। तो खसघास आपको ध्यान रखना है, एक खुशबूदार घास है। इत्र बनाने में, कूलर की टाटी बनाने में खसघास का उपयोग किया जाता है। अगली है यहाँ पर बूर घास। बूर से याद आना चाहिए बीकानेर। तो बूर घास बीकानेर, ये भी एक सुगंधित घास है। अगली है यहाँ पर सुगनी घास, जो कि जैसलमेर में, ये भी एक सुगंधित घास है। सुगनी घास जैसलमेर, बूर घास बीकानेर। ये डायरेक्ट आपको जिले याद रखने हैं कौन से ज़िले में ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मोथा घास, जिसे हम जापानी पुदीना के नाम से भी जानते हैं। ये भी घास ही है, ये भरतपुर ज़िले में पाई जाती है। और ये भी एक सुगंधित घास है, मोथा घास है, जापानी पुदीना, भरतपुर। यहाँ से सेवन घास जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। सेवन घास जो है ये लाठी सीरी क्षेत्र है जैसलमेर में, उस क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और इस घास में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। ये प्रोटीन युक्त घास है जिसका प्रयोग हम पशु चारे के रूप में करते हैं। तो पशुओं के जो है इसको खिलाएंगे तो पशु जो है दूध की मात्रा ज़्यादा देंगे। तो दूध ज़्यादा देने के कारण इसे सबसे घास माना जाता है। तो सेवन घास जो है पशु चारे में काम में ली जाती है। और रेत के टीलों के स्थिरीकरण में भी ये सहायक है। स्थिरीकरण का मतलब ये मिट्टी को पकड़ करके रखती है, इस वजह से रेत जो है आगे नहीं उड़ करके जा पाती है, इस वजह से रेत के टीले आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो रेत के टीलों को स्थिर करने में भी इस घास का प्रयोग होता है। तो सेवन घास जो है ये जो है रेगिस्तान के प्रसार को रोकती है, क्योंकि मिट्टी को जकड़ करके रखती है। तो मिट्टी को जकड़ के रखेगी तो मिट्टी जो है उड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि इसकी जड़ों से जो है वो मजबूती से बंध जाती है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर धामन घास की। दामन घास को की बात करें, और एक और है यहाँ पर मुराद घास। दोनों जो हैं ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं, दामन घास कौमा मुराद घास, ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। दामन घास का प्रयोग घाव को भरने में और रक्त के बहाव को रोकने में किया जाता है। तो कोई घाव किसी के हो जाता है तो घाव में जो है उसको भरने के लिए जो है दामन घास, मुराद घास का हम प्रयोग कर लेते हैं। हरी घास जो होती है इसको पीस करके उसमें लगा देते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि घाव भर जाता है और रक्त, बहता हुआ रक्त भी रुक जाता है। तो ये दामन घास या फिर मुराद घास का उपयोग किया जाता है पश्चिमी राजस्थान में। अगली हम बात करेंगे करड़ घास।
करड़ घास जो है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन दो जिलों में करड़ घास का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। डूंगरपुर, अगला है बांसवाड़ा। तो करड़ घास का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? करड़ घास का डूंगरपुर में, और बांसवाड़ा जिले जो हैं उन जिलों में करड़ घास का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। अंजन घास का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो उदयपुर में होता है। तो अंजन घास सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? उदयपुर में। तो अंजन घास का सबसे ज़्यादा उत्पादन ध्यान रखना है आपको, अंजन घास उदयपुर। पार्थेनियम की मैं बात करूं, पार्थेनियम या फिर गाजर घास या फिर कांग्रेस घास, पार्थेनियम, गाजर घास और कांग्रेस घास, ये आपको ध्यान रखना है। यह भी एक खरपतवार घास है जो कि 1950 ईस्वी में अमेरिका से आयातित गेहूं के बीजों के साथ भारत पहुंची। 2 बार भारत लिख गया है, टाइपिंग में जो है कई बार जो है जल्दी में टाइपिंग करते हैं तो उसमें एक शब्द 2 बार भी लिख जाता है, तो आपको इन छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे 1950 ईस्वी में अमेरिका से आयातित गेहूं के बीजों के साथ ये पार्थेनियम या गाजर घास कांग्रेस सरकार द्वारा ये लाई गई थी, इस वजह से इसको कांग्रेस घास भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उस समय जो है कांग्रेस सरकार थी, तो उस समय ये जब घास जो है आयातित गेहूँ के साथ आई थी, तो उस समय जो है कांग्रेस सरकार के द्वारा गेहूँ को आयात किया गया था, खरीदा गया था अमेरिका से 1950 में। तो उसके साथ ये जो है भारत पहुँची थी गाजर घास, पार्थेनियम। तो तभी से इसको जो है कांग्रेस घास के नाम से भी जाना जाने लगा। लोग इसको कहने लगे कि ये कांग्रेस सरकार द्वारा जो है लाई गई घास है, अर्थात कांग्रेस घास है। इसके लगातार संपर्क से क्या हो गया? दमा, एलर्जी और कैंसर, ऐसी बीमारियां लोगों के ज़्यादा उत्पन्न होने लग गई, दमा होने लग गया। जो इसके लगातार संपर्क में रहेगा पार्थेनियम, गाजर घास या कांग्रेस घास के, तो उसके दमा या एलर्जी या कैंसर हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे हम यहाँ पर देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उनकी हम बात करेंगे, तो जो कि आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। तो 1953 की मैं बात कर रहा हूँ। तो 1953 में राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान वन अधिनियम लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1953 में। लेकिन भारत सरकार ने 1980 ईस्वी में जो है भारतीय वन संरक्षण अधिनियम लागू किया। राजस्थान सरकार के द्वारा तो 1953 में लागू किया गया, जबकि भारत सरकार के द्वारा 1980 में भारतीय वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। 18 फरवरी 2010 को राजस्थान सरकार के द्वारा नई वन नीति जारी की गई, 18 फरवरी 2010 को, जिसके अंतर्गत जो है प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5% हिस्सा जो है जैव विविधता के संरक्षण हेतु विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 18 फरवरी 2010 को राजस्थान सरकार ने नई वन नीति जारी की, यह आपको ध्यान रखना है, जिसके अंतर्गत कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5% हिस्सा जो है वो जैव विविधता के संरक्षण के लिए विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। नई वन नीति कब जारी की गई? 18 फरवरी 2010 को। जबकि नई पर्यावरण नीति 22 अप्रैल 2010 को, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है, तो पृथ्वी दिवस के दिन ही जो है राजस्थान सरकार ने नई पर्यावरण नीति जारी की, और राजस्थान देश का प्रथम राज्य है जिसने ये पर्यावरण नीति जारी की। तो ये आपको ध्यान रखना है, 22 अप्रैल 2010 को राजस्थान सरकार द्वारा पर्यावरण नीति जारी की गई, और राजस्थान देश का प्रथम राज्य है जिसने पर्यावरण नीति जारी की थी। तो ये दोनों ध्यान रखने, दोनों पूछे जा सकते हैं, ये दोनों एक साथ याद रखने हैं कि 1953 में राजस्थान वन अधिनियम लागू किया गया, 1980 में भारतीय वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, 18 फरवरी 2010 को नई वन नीति जारी की गई, 22 अप्रैल 2010 को नई पर्यावरण नीति जारी की गई। आगे मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि राजस्थान में बिश्नोई जाति को जो है जीवों की रक्षा के लिए जाना जाता है, कि बिश्नोई जो है जीवों की रक्षा करते हैं, इसलिए बिश्नोई जाति को जीव रक्षक जाति कह देते हैं। जबकि बावरिया जाति के लोग जो हैं जीवों को मार करके खाते हैं, तो इस वजह से बावरिया जाति को जो है जीव भक्षक जाति के रूप में जाना जाता है। तो बावरिया जनजाति जो है जीव भक्षक जनजाति के रूप में इसको हम जानते हैं। राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में जो है जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की रक्षा के लिए जो है अपने प्राणों का बलिदान देने की जो घटनाएं होती हैं उनको हम खड़ाना अथवा साका के नाम से जानते हैं। तो जीव जंतुओं और पेड़ों की रक्षा के लिए जो अपने प्राणों का बलिदान देते हैं उस घटना को राजस्थान में खड़ाना अथवा साका के नाम से जाना जाता है। आगे हम यहाँ पर देखेंगे राजस्थान में सर्वप्रथम 1604 ईस्वी में जो है जोधपुर रियासत का एक गांव आता है रामासडी गांव। उस रामासडी गांव में कर्मा और गोरा नाम की महिलाएं जो हैं उन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था।
तो राजस्थान में सर्वप्रथम 1604 की मैं बात करूं तो 1604 में जोधपुर रियासत में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है रामासड़ी गांव। तो रामासड़ी गांव में 1604 में कर्मा और गोरा नाम की दो महिलाएं थीं। उन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया था। तो सबसे पहले जो है 1604 से जो है पेड़ पौधों की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान कर्मा और गोरा नामक महिलाओं ने दिया। अगला है यहाँ पर 1643 की 39 साल बाद, 1604 के बाद 39 साल बाद जो है मेवाड़ रियासत के पोलावास गांव में भी इसी प्रकार की एक घटना होती है जिसमें बूचोजी नाम का एक व्यक्ति जो है वो पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करता है। तो 1604 में पहली बार कर्मा गोरा नामक महिलाओं ने किया, 1643 में बूचोजी नामक व्यक्ति ने ये काम जो है किया पेड़ों की रक्षा के लिए। अब राजस्थान का सबसे फेमस हत्याकांड जो है खेजड़ली हत्याकांड है, जो कि 21 सितंबर 1730 को हुआ था। ये डेट आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। 21 सितंबर 1730 ईस्वी, 21 सितंबर 1730 की ये घटना है जिसमें जोधपुर रियासत का खेजड़ली गांव जो है वहाँ का महाराजा था अभय सिंह। तो ये जो है रियासत जोधपुर में आती थी। खेजड़ली गांव जो है ये जोधपुर रियासत में आता है और वहाँ का राजा जो था उस समय महाराजा अभय सिंह था। उसके शासनकाल में विक्रम संवत 1787, अब देखिए विक्रम संवत निकालना है आपको, तो ईस्वी में जो है आप 57 जोड़ दीजिए। तो 1730 ईस्वी में आप 57 जोड़ोगे तो 1787 जो है विक्रम संवत आ जाएगा। तो विक्रम संवत निकालने के लिए 57 हम जोड़ते हैं। तो विक्रम संवत 1787। और हिंदी महीनों में मैं बात करूँ तो भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन की ये घटना है। भाद्रपद शुक्ल 10वीं के दिन की ये घटना है। उस दिन क्या होता है, अमता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। अब 363 लोगों ने जो बलिदान किया था उसमें 292 तो पुरुष थे और उसमें 71 महिलाएं थीं। तो 292 पुरुषों ने और 71 महिलाओं ने जो आहुति दी, जिसमें जो है अमता देवी बिश्नोई का पति जो था उस हत्याकांड में मारा गया था, जिसका नाम था रामोजी। तो अमता देवी बिश्नोई का पति रामोजी और उसकी 3 पुत्रियां थीं, रत्नी, भागू और आसू। रत्नी, भागू और आसू तीनों ये शहीद हुई थी। इस हत्याकांड के जो आदेश थे वो जोधपुर रियासत के हाकिम गिरधरदास भंडारी के द्वारा ये दिए गए थे। तो जोधपुर में जो है जोधपुर रियासत में खेजड़ली हत्याकांड जो हुआ था उसके जो हाकिम थे ये कई बार पूछा जा चुका है। गिरधरदास भंडारी उसके हाकिम थे और महाराजा कौन थे, अभय सिंह थे। उसके शासनकाल में ये घटना हुई थी क्योंकि अभय सिंह ने हाकिम गिरधरदास भंडारी को आदेश दिया कि वनों से लकड़ियाँ काट कर लाओ और महल बनाओ। महलों में उस समय लकड़ियों का जो है बहुत ज़्यादा काम होता था, लकड़ियाँ बहुत सारी लगाई जाती थी। तो इस वजह से जो है लकड़ी काटने के लिए कहा गया था और गिरधरदास भंडारी ने अमता देवी बिश्नोई ने जो है पेड़ पौधे काटने के लिए मना किया। तो अमता देवी बिश्नोई पेड़ों के चिपट गई और चिपक करने के पश्चात उसकी पुत्रियां चिपक गई, उसके पति रामोजी चिपक गए। तो गिरधरदास भंडारी ने अपने सैनिकों को आदेश दे करके पेड़ों सहित उन अमृता देवी बिश्नोई, उनके पति पत्नी अमता देवी बिश्नोई और उनके जो पुत्रियां और उनके जो गांव वाले थे लगभग उसमें 363 लोग जो चिपके थे पेड़ पौधों के, उन सभी को पेड़ों सहित कटवा दिया गया। तो ये बहुत ही बड़ा हत्याकांड हुआ था। 21 सितंबर 1730 के दिन की ये घटना है, 1730 ईस्वी की ये घटना है। आगे हम यहाँ पर देखेंगे 12 सितंबर 1978 ईस्वी से राजस्थान सरकार द्वारा खेजड़ली महोत्सव का आयोजन करवाया जा रहा है। तो 12 सितंबर 1978 से खेजड़ली महोत्सव का आयोजन लगातार किया जा रहा है। और 1994 की मैं बात करूं तो 1994 ईस्वी से राजस्थान सरकार के द्वारा वन्य जीव सुरक्षा व पर्यावरण संरक्षण के लिए अमता देवी बिश्नोई के नाम पर पुरस्कार दिया जा रहा है, जो कि 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। तो 21 मार्च को मैं बात करूं तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर यह प्रदान किया जाता है। तो अमता देवी बिश्नोई के नाम पर यह पुरस्कार दिया जा रहा है। लगातार 1994 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है, जिसे हम बोलते हैं अमता देवी बिश्नोई पुरस्कार, अर्थात वन्य जीव सुरक्षा के लिए दिया जाता है। वन्य जीवों की जो सुरक्षा करेगा उस व्यक्ति को दिया जाता है। और पर्यावरण के संरक्षण में जो भूमिकाएं निभा रहे हैं जो लोग, उन लोगों के लिए अमता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर इसको जो है वितरित किया जाता है। ये परंपरा 1994 से चल रही है, 21 मार्च 1994 से। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर वर्ष 2012 से राजस्थान सरकार ने एक पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार और चलाया था, जिसे बोलते हैं राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, जो कि हर साल 5 जून को ये
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। तो वर्ष 2012 से राजस्थान सरकार के द्वारा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। तो 2012 से लगातार ये पुरस्कार दिया जा रहा है, राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। आगे हम बात करेंगे राजस्थान में प्रतिवर्ष जो है अगस्त के महीने में मैं बात करूं तो अगस्त के महीने में वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो राजस्थान में हर साल अगस्त माह में वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगली हम बात करेंगे राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है। खेजड़ी है, जिसे 31 अक्टूबर 1983 को राजकीय वृक्ष का दर्जा दिया गया। 31 अक्टूबर 1983, तो 31 अक्टूबर 1983 को राजकीय वृक्ष का दर्जा किसे दिया गया? खेजड़ी को दिया गया। तो राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है, जिसे 31 अक्टूबर 1983 को राजकीय वृक्ष का दर्जा दिया गया। खेजड़ी की बात करता हूँ तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, जिसे राजस्थान में हम समी और जांटी के नाम से भी जानते हैं। तो राजस्थान में इसे हम समी और जांटी के नाम से भी जानते हैं। और खेजड़ी को राजस्थान का क्या कह देते हैं हम? कल्प वृक्ष भी इसको कहा जाता है। तो खेजड़ी को राजस्थान का क्या कहते हैं हम? कल्प वृक्ष भी कह देते हैं। और महुआ का जो वृक्ष है उसको हम आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं। ये अंतर आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का कल्प वृक्ष पूछा जाए तो खेजड़ी, और आदिवासियों का कल्प वृक्ष पूछा जाए तो महुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राजकीय वृक्ष बनाया गया था, और 31 अक्टूबर 1983 को ही रोहिड़ा को राजकीय पुष्प जो है बनाया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं राजस्थान में खेजड़ी का सर्वाधिक घनत्व जो है, घनत्व का मतलब यहाँ पर है सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ पर ये पाया जाता है ये प्लांट? तो शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी का मतलब सीकर, चूरू और झुंझुनू में एवं नागौर जिले में ये पाया जाता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में और नागौर जिले में। शेखावाटी का मतलब सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर, इन जिलों में जो है सबसे ज़्यादा खेजड़ी का घनत्व जो है पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में दशहरे के अवसर पर खेजड़ी की जो है पूजा की जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान की मैं बात करूं तो दशहरा जब आता है तो उस समय खेजड़ी के वृक्ष को पूजने के लिए लोग जाते हैं। ये कहाँ करते हैं? पश्चिमी राजस्थान में। तो पश्चिमी राजस्थान में लोग जो है खेजड़ी को दशहरे के अवसर पर पूजते हैं। 1991 से मैं बात करता हूँ। 1991 ईस्वी में खेजड़ी की संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए और प्रसार के लिए ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया। तो ये ऑपरेशन जो खेजड़ा चलाया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन खेजड़ा। तो ये ऑपरेशन खेजड़ा जो है खेजड़ी के वृक्ष की सुरक्षा के लिए, उसका जो है प्रसार करने के लिए और उसका संवर्धन करने के लिए जो है चलाया गया था, जिससे कि इसका खेजड़ी की सुरक्षा की जा सके, इसको लोग काटे नहीं। तो 1991 से ऑपरेशन खेजड़ा चलाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। डेट ये पूछी जाएगी 1991 ईस्वी, ऑपरेशन खेजड़ा। राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा है, जिसे भी 31 अक्टूबर 1983 को राजकीय पुष्प का दर्जा दिया गया। और 31 अक्टूबर 1983 को ही राजस्थान का राजकीय वृक्ष खेजड़ी बना था और राजकीय पुष्प रोहिड़ा बनाया गया था। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, जबकि रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला अंडुलेटा। टेकोमेला अंडुलेटा जो है ये किसका नाम है? रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है अंडुलेटा, या फिर अंडुलेटा इसको हम बोलते हैं। तो रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम टेकोमेला अंडुलेटा। इसे हम मारवाड़ का टीक कह देते हैं, अथवा राजस्थान का सागवान भी हम कहते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मारवाड़ का टीक किसे कहते हैं और राजस्थान का सागवान किस वृक्ष को कहते हैं? तो ध्यान रखना है रोहिड़ा को। तो रोहिड़ा को हम मारवाड़ का टीक के नाम से भी जानते हैं, और राजस्थान का सागवान भी इसी को हम कहते हैं। और इस रोहिड़ा के जो प्लांट की मैं बात करूं तो इसकी लकड़ी से बंदूक की जो बट होती है वो बनाई जाती है। तो बट का मतलब है जो पीछे के पकड़ने का जो उसमें होता है, बंदूक में लकड़ी का बना हुआ, उसे हम बंदूक की बट बोलते हैं। तो बंदूक की जो बट होती है वो किससे बनाई जाती है? और रोहिड़ा से बनाई जाती है। रोहिड़ा को मारवाड़ का टीक कह देते हैं हम, क्योंकि मारवाड़ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर इसको लोग टीक के नाम से भी जानते हैं। अजमेर ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अजमेर के मांगलियाबाज गांव में जो है कल्प वृक्ष का जोड़ा पाया जाता है, अर्थात कल्प वृक्ष जो है, 2 कल्प वृक्ष प्लांट जो हैं एक साथ पाए जाते हैं। तो वहाँ पर हर साल जो है श्रावण महीने की अमावस्या को एक मेला भरता है, बहुत ही विशाल मेला वहाँ पर भरता है। अजमेर ज़िले के मांगलियाबाज गांव की ये बात है। तो मांगलियाबाज में आपको ध्यान रखना है, कल्प वृक्ष पाया जाता है, जहाँ हर साल जो है
प्रतिवर्ष श्रावण अमावस्या को जो है, श्रावण महीने की अमावस्या को वहाँ पर विशाल मेला लगता है। राजस्थान की अब मैं बात करता हूँ तो वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने वनमंडल हैं? 13 वनमंडलों में राजस्थान को बांटा गया है, जिनमें सबसे नया वनमंडल है 12 वनमंडल। तो नवीनतम वनमंडल आपसे पूछा जाए तो ये ध्यान रखना है, 12 डिस्ट्रिक्ट वाला जो वनमंडल है वो नवीनतम वनमंडल है, सबसे नया, मतलब 14वें नंबर का वनमंडल जो बनाया गया है वो 12 जिले का 13वें नंबर का जो वनमंडल बनाया गया है वो 12 वनमंडल को बनाया गया है, क्योंकि 13 वनमंडल हैं टोटल राजस्थान में, तो 12 पहले थे और 13वां बनाया गया 12 वनमंडल को। ध्यान रखना है, वर्तमान में राजस्थान में कुल जो है 13 वनमंडल हैं। राजस्थान का एकमात्र गांव कौन सा है? समगाम जैसलमेर है, जो कि पूर्णतः वनस्पति विहीन गांव है, जिस गांव में किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं है, कोई पेड़ पौधे नहीं हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजस्थान का एकमात्र वनस्पति विहीन गांव कौन सा है, तो वो है समगाम जैसलमेर। ये ध्यान रखना है, समगाम जो है जैसलमेर ज़िले में है और ये एकमात्र वनस्पति विहीन गांव है। खमनौर राजसमंद जो है राजस्थान का एकमात्र गांव है जहां पर चंदन के वन पाए जाते हैं, चेती गुलाब या फिर दमिश्क गुलाब पाया जाता है। चंदन के वन और जो है चेती गुलाब या दमिश्क गुलाब जो है कहाँ पाया जाता है? खमनौर राजसमंद में। तो खमनौर जो है राजसमंद में है, जहाँ से बनास नदी का उद्गम भी होता है। मैंने जब नदियाँ पढ़ाई थी तो उस समय मैंने बताया था कि खमनौर राजसमंद से बनास नदी का उद्गम होता है, तो वहाँ पर जो है चंदन के वन भी पाए जाते हैं और चेती गुलाब या दमिश्क गुलाब की वहाँ पर खेती भी होती है। तो भारत में मैं बात करूँ चंदन के वनों की, तो चंदन के वन जो है पूरे भारत में जो है कर्नाटक में पाए जाते हैं, जबकि राजस्थान में जो है ये खमनौर राजसमंद में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अगली हम बात करते हैं उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा ज़िले में टसर रेशम, जो कि एक कृत्रिम रेशम है, प्राप्त करने के लिए अर्जुन के वृक्ष जो है लगाए जाते हैं। तो टसर रेशम प्राप्त करने के लिए अर्जुन के वृक्ष लगाए जाते हैं उदयपुर में, बांसवाड़ा में और कोटा डिस्ट्रिक्ट में। उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा में टसर रेशम प्राप्त करने के लिए जो है अर्जुन के पेड़ जो है लगाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में घास के बड़े बड़े जो चारागाह होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बीड के नाम से हम जानते हैं। तो ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, काफ़ी बार ये तरह तरह के एग्ज़ामों में पूछा जाता है, किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि पश्चिमी राजस्थान में घास के बड़े बड़े चारागाहों को क्या कहते हैं? हम बीड के नाम से भी जाना जाता है। तो पश्चिमी राजस्थान में जो घास के बड़े बड़े चारागाह होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बीड के नाम से जानते हैं। पश्चिमी राजस्थान में मंदिरों के द्वारा संरक्षित वन भूमि को औरन या फिर देव वन के नाम से हम जानते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में मंदिरों के द्वारा जो संरक्षित वन भूमि है उसको हम क्या कह देते हैं? औरन या देव वन के नाम से हम जानते हैं। तो औरन या देव वन किसे कहते हैं? हम पश्चिमी राजस्थान में मंदिरों के द्वारा संरक्षित वन भूमि या और वन भूमि को जो है औरन या देव वन के नाम से हम जानते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में मंदिरों के द्वारा संरक्षित वन भूमि को औरन या देव वन हम कहते हैं। रियासत काल में जो है वनों के प्रयोग के बदले लिए जाने वाले कर को हम क्या कह देते हैं? बाब के नाम से जानते हैं। तो वनों के प्रयोग के बदले जो टैक्स लिया जाता है उस टैक्स को क्या कहा जाता था? बाब कह देते थे। तो उस काल में जो है रियासत काल में जब रियासतें थी तो उस समय क्या था कि जो है वनों के बदले में टैक्स लेते थे राजा महाराजा, तो उस टैक्स को हम बाब के नाम से जानते हैं। अब 3 फलों को हम त्रिफला कहेंगे। कौन कौन से 3 फलों को त्रिफला के नाम से भी जानते हैं हम? आंवला को, हरड़ को और बहेड़ा को। तो आंवला, हरड़ और बहेड़ा, इनको त्रिफला के नाम से भी हम जानते हैं। याद रखना है, आंवला, हरड़ और बहेड़ा, आंवला, हरड़ और बहेड़ा को त्रिफला के नाम से हम जानते हैं। पचकोटा में 5 को जानते हैं। 5 कौन कौन से हैं? कैर, सांगरी, कुमट, काचरी और गूदा के फूल हैं। यहाँ पर फूल लिखा नहीं है, प्रिंटिंग के टाइम ध्यान नहीं रहा होगा, ध्यान रखना है। गूदा के फूल हैं यहाँ पर, गूदा के फूल। तो ये आपको ध्यान रखना है, कैर, सांगरी, कुमट, काचरी और गूदा के फूल, ये जो हैं पचकोटा के नाम से जाने जाते हैं। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा काजरी की, CAZRI, इसको हम काजरी पढ़ेंगे यहाँ पर, CAZRI को काजरी। तो काजरी जो है इसे हम सेंट्रल एरिड जोन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, C का मतलब सेंट्रल, A का मतलब एरिड, Z का मतलब जोन, R का मतलब रिसर्च और I का मतलब इंस्टीट्यूट, और बीच में जोड़ने के लिए एंड लगाया गया था। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, सेंट्रल एरिड जोन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट अथवा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र एवं अनुसंधान संस्थान,
केंद्रीय शुष्क क्षेत्र एवं अनुसंधान संस्थान, भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया की सहायता से की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये जोधपुर में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में काजरी की जो है, कजरी लिख रहा है यहाँ पर, काजरी ये ध्यान रखना है। तो काजरी की जो है 5 इकाइयाँ यहाँ पर जो है 5 क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं जो कि कार्यरत हैं। और 5 इकाइयों में एक जैसलमेर, बीकानेर, पाली, भुज और यहाँ पर लेह हो गया। जैसलमेर, बीकानेर, पाली, भुज कहाँ पर है, गुजरात में है। और लेह जम्मू कश्मीर में है। तो भुज आपको ध्यान रखना है, भुज कहाँ पर है, ये गुजरात में आता है भुज। तो ये ध्यान रखना है आपको, भुज कहाँ पर है, भुज तो है गुजरात में। और लेह जो है J&K में है, जम्मू और कश्मीर में ये पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना, भुज कहाँ पर है, गुजरात में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है 5 इकाइयों में ये काजरी जो है बटी हुई है। 5 इसकी क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं, जैसलमेर में, बीकानेर में, पाली में, भुज गुजरात में और लेह जम्मू कश्मीर में। अब यहाँ पर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा काजरी का जो पूछा गया है, वो पूछा गया है कि काजरी की स्थापना कब की गई, 1959 में। सबसे ज़्यादा बार ये पूछा गया है। एक इसका ये पूछा गया है, इसका मुख्यालय कहाँ है, जोधपुर में है। ऑस्ट्रेलिया की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। अफ्रीकी में बात करता हूँ, यहाँ पर एरिड जोन नहीं है, यहाँ पर फॉरेस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। एरिड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब वन। तो यहाँ पर एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये आपको ध्यान रखना, जोन को काट देना है यहाँ पर, ये मिसप्रिंट है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट अथवा शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, हिंदी में इसको कहते हैं शुष्क वन। एरिड का मतलब होता है शुष्क और फॉरेस्ट का मतलब होता है वन, और रिसर्च का मतलब यहाँ पर अनुसंधान और इंस्टीट्यूट का मतलब संस्थान। तो यहाँ पर जोन की जगह पर आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर फॉरेस्ट लिख लेना है। जब आप प्रिंट निकलवाओ तो उस टाइम जोन को काट करके आपको फॉरेस्ट लिख लेना है, जिसका मुख्यालय जोधपुर में है। और इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में की गई। यह संस्था जो है भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन यह कार्य करती है। तो पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन ये संस्था आफरी जो है आती है। वर्तमान में जो है आफरी के कार्य क्षेत्र में मैं बात करता हूँ, तो इसमें कौन कौन से वो आते हैं। तो राजस्थान आता है इसमें, राजस्थान के साथ इसमें गुजरात आता है। और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है दादर नागर हवेली भी इसी के कार्य क्षेत्र में आती है। तो आफरी के कार्य क्षेत्र में राजस्थान, गुजरात और केंद्र शासित प्रदेशों में दादर नागर हवेली आती है। तो वर्तमान में आफरी के कार्य क्षेत्रों में राजस्थान, गुजरात, दादर नागर हवेली ये आते हैं। इस संस्था का प्रमुख कार्य शुष्क एवं अर्शुष्क क्षेत्रों में विशेष ध्यान देते हुए वनों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रबंधन करना और वानिकी अनुसंधान करना और शिक्षा को बढ़ावा देना। तो ये इसके जो हैं मुख्य जो है कार्य हैं। तो आफरी की स्थापना कई बार पूछी गई है। 1988 में हुई। काजरी की तो पहले हो गई थी 1959 में। काजरी एक बहुत पुरानी संस्था है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आफरी की स्थापना 1988 में हुई, जबकि काजरी की तो 1959 में ही हो गई थी। और आफरी की 1988 में हुई, जो कि भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। राजस्थान, गुजरात, केंद्र शासित प्रदेशों में दादर नागर हवेली इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं। काजरी का मुख्य कार्य, आफरी का मुख्य कार्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है वनों का जो है प्रबंधन करना, मैनेजिंग करना। प्रबंधन का मतलब मैनेज करना, कोई चीज़ को वहाँ पर किस प्रकार से वहाँ पर वनों के लिए शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, या फिर वहाँ पर किस प्रकार से वनों से रिलेटेड अनुसंधान खोज की जाए। अनुसंधान का मतलब खोज करना। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ये 3 संस्थान आपको केंद्र आपको याद रखने हैं। राजस्थान वानिकी और वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में है। वनों से रिलेटेड किसी प्रकार का प्रशिक्षण जो है वो केंद्र है, वो है अलवर में। वनों से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण जो मिलता है वो अलवर में मिलता है। तो वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, अलवर में। और मरु यहाँ पर आ गया, तो रेगिस्तान से रिलेटेड है। तो मरु वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ होगा, पश्चिमी राजस्थान के किसी ज़िले में होगा, तो वो ज़िला है जोधपुर ज़िला। तो मरु वन प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर है जोधपुर में। तो इस प्रकार से शब्दों को पकड़ के आपको याद रखना है। देखिए, राजस्थान वानिकी आ जाए और वन्य जीवों के प्रशिक्षण से रिलेटेड बात करी जाए तो वो जयपुर है। दोनों आपको ध्यान रखना, राजस्थान वानिकी और वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में और वन प्रशिक्षण केंद्र अलवर में। मरु वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, ये जोधपुर में। तो ये तीनों आपको याद रखने पूछे जाते हैं। अब आपका बस यहाँ पर महत्वपूर्ण वन दिवस रहा है और ये टॉपिक वनस्पति आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप अपन देखेंगे
2 फरवरी को जो है यहाँ पर विश्व नमभूमि संरक्षण दिवस जो है मनाया जाता है। तो 2 फरवरी 1971 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, 2 फरवरी 1971। तो 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ, ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन होता है। कौन से शहर में, रामसर। तो ये रामसर शहर जो है ये कहाँ पर पड़ता है, ये रामसर जो है ये ईरान का एक शहर है। तो वहाँ पर जो है सम्मेलन हुआ था रामसर में। तो रामसर जो है ईरान में ये पड़ता है। तो ईरान का एक शहर था रामसर, ईरान देश का। तो वहाँ पर ये सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में जो है जो नमभूमि क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर जो है नमभूमि का मतलब है वहाँ पर कुछ तालाब जैसा होता है हल्का सा, और वहाँ पर कुछ दलदलीय क्षेत्र सा वो बन जाता है। वहाँ पर पशु पक्षियों के लिए जो है पानी की सुविधा उसमें होती है, लेकिन वो धीरे धीरे जो है सूखता जाता है। तो उनके संरक्षण के लिए ये सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। तो इसको हम रामसर सम्मेलन के नाम से भी हम जानते हैं। तो रामसर सम्मेलन 2 फरवरी को हुआ था। इस वजह से पूरे विश्व में जो है 2 फरवरी को विश्व नमभूमि, वेटलैंड कहते हैं, नमभूमि का मतलब वेटलैंड, तो वेटलैंड डे के नाम से भी इसको हम जानते हैं, वेटलैंड डे। तो वेटलैंड डे कह दो, नमभूमि संरक्षण दिवस जो है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। या फिर आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस भी हम कह देते हैं। नमभूमि को नम या फिर आर्द्र एक ही बात होता है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ 20 मार्च को। तो 20 मार्च को जो है विश्व चिड़िया दिवस या गौरैया दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व चिड़िया दिवस और गौरैया दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस। देखिए यहाँ पर मैं बात करूँगा 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, ये तीनों डेट आपको याद रखनी है। ये एक साथ याद रखनी है 22 से, जिससे आपको याद रह जाएंगे। मार्च के बाद अब अगला महीना आएगा अप्रैल, और अप्रैल के बाद मई आएगा। तो 22 मार्च को तो विश्व जल दिवस हो गया, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस हो गया, और 22 मई की मैं बात करूं तो 22 मई को जो है विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, 22 मई विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, और 22 मई को विश्व बायोडाइवर्सिटी डे या फिर जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगली मैं यहाँ पर बात करूँगा 21 मार्च की। तो 21 मार्च जो है यहाँ पर जो है आप देखोगे 21 मार्च को, तो यहाँ पर 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, और 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। तो 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 10 अप्रैल को विश्व जल संसाधन, ये जल संसाधन दिवस है, वो जल दिवस था विश्व जल दिवस, अंतरिण में आपको ध्यान रखना है। तो विश्व जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। 3 मई को जो है विश्व ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को विश्व ऊर्जा दिवस। 8 मई को मैं बात करूं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में 8 मई को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। 22 मई की मैं बात करूं तो 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस, जैव विविधता या फिर बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता का मतलब किसी क्षेत्र में अलग अलग जातियों का या अलग अलग तरह के पौधों को पाए जाना जो है ये जैव विविधता होता है। तो यहाँ पर मैं बात कर ली 22 मई को जैव विविधता दिवस। 23 मई की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर विश्व कछुआ संरक्षण दिवस जो है 23 मई को मनाया जाता है। विश्व कछुआ संरक्षण दिवस 23 मई। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 5 जून को क्या कहते हैं हम, पर्यावरण दिवस। ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 10 जून की मैं बात करता हूँ तो 10 जून जो है ये विश्व भूगर्भ जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 10 जून को हम विश्व भूगर्भ जल दिवस कह देते हैं। 10 जून भूगर्भ जल दिवस किसके रूप में मनाते हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 17 जून की मैं बात करूँ तो 17 जून जो है यहाँ पर मरुस्थल एवं अनावृष्टि रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मरुस्थल एवं अनावृष्टि रोकथाम दिवस, तो 17 जून आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है। मरुस्थल और अनावृष्टि को रोकने के लिए जो है ये 17 जून को हर साल दिवस मनाया जाता है। जुलाई का जो पहला सप्ताह होता है लगभग, मतलब 1 से 7 जुलाई तक हम वानिकी सप्ताह के रूप में जो है मनाते हैं। तो 1 से 7 जुलाई को वानिकी सप्ताह मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, 1 से 7 जुलाई वानिकी सप्ताह। और 16 सितंबर की मैं बात करूं तो 16 सितंबर जो है ये विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
1 से 7 अक्टूबर की मैं बात करूं तो इसे वन्य जीव सप्ताह के रूप में हम मनाते हैं। अक्टूबर महीने का जो पहला सप्ताह होता है 1 से 7 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह, जबकि जुलाई का पहला सप्ताह 1 से 7 जुलाई को हम वानिकी सप्ताह के रूप में मनाते हैं। तो ये अंतर आपको याद रखना है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करता हूँ 3 अक्टूबर को, इसको विश्व प्राकृतिक आवास, यहाँ पर प्राकृतिक है तो विश्व प्राकृतिक आवास दिवस के रूप में जो है 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो विश्व प्राकृतिक आवास दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 12 नवंबर, इसे विश्व पक्षी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 12 नवंबर विश्व पक्षी दिवस। 3 दिसंबर को राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 3 जून और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ये 3 दिसंबर है यहाँ पर राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस में, और वहाँ पर 5 जून है विश्व पर्यावरण दिवस में। तो ये आपको ध्यान रखना है। विश्व की पूछी जाए तो 5 जून को, और जो है राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 3 दिसंबर को। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, आज आपका एक टॉपिक जो है पूर्ण रूप से मैंने कंप्लीट करवा दिया है। लैब असिस्टेंट के लिए जो है ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। लैब असिस्टेंट का अपना स्पेशली कोर्स है जिसको आपको ज्वाइन करना है। तो 96 64 39 60 24 पर आप जो है कांटेक्ट करके कोर्स परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको संपूर्ण PDF फॉर्मेट में नोट्स मिलेंगे, जिसका आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो। किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो जो है आपके लिए लागू रहेंगी। कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। राजस्थान जी के आपने एक बार पढ़ लिया तो आपके लिए जो है हर एग्ज़ाम के लिए यही जो है कंटेंट काम में आता रहेगा। तो मेरी वीडियोस देखिए, साथ में PDF को पढ़िए, तो आपको आसानी से 1 घंटे में याद हो जाएगी। ये मैं दावा करता हूँ। आपके एग्ज़ाम के लिए नए आंकड़ों सहित मैं आपको दे रहा हूँ। नए आंकड़े चेंज करने के पश्चात, नए आंकड़े मैंने जो है जोड़ने के पश्चात, नए जो भी आंकड़े चेंज हुए हैं सभी मैंने जोड़ करके एक अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।